हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छा कर रहे होंगे आप अपने फील्ड में। आज मैं अपने एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक के माध्यम से आपके साथ जो बिग लेवल मेगावाट लेवल ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं उसको काफी इजी तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी प्रेजेंटली अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ट जो मेगावाट लेवल ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें मॉड्यूल ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है। इसीलिए हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो मॉड्यूल से ही स्टार्ट कर रहे हैं और विद इन 3 स्टेप्स हम लोग इन्वर्टर तक आएंगे। देखिए, जो मेगावाट लेवल के जो बड़े ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो रहते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को डिजाइन करना होता है उसके लिए हम लोगों को मॉड्यूल जो कि स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है और इन्वर्टर, ये दो कंपोनेंट का जो रेटिंग है उस पर फोकस करना ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। मॉड्यूल का रेटिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है मॉड्यूल का जो रेटिंग है वो है, कैपेसिटी है वो है 30 वोल्ट डीसी वोल्टेज और 8 एम्पियर डीसी करंट। और वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 240 वैट। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हुआ वैटेज मॉड्यूल का। और इन्वर्टर के रेटिंग पे जो कि फोर्थ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप देखिए इन्वर्टर के नीचे जो वोल्टेज लिखा है ये वो वोल्टेज है जिस पे प्रॉपर इन्वर्टर ये फंक्शनिंग करेगा, इन्वर्शन करेगा या उसको सिंक्रोनाइज होने के लिए जो है ये प्रॉपरली 630 वोल्ट वोल्टेज लगेगा। देखिए, टॉलरेंस जो होता है वो 5 और 10% ये डेफिनेटली रह सकता है, लेकिन एग्जांपल के लिए हम लोग 630 डीसी वोल्टेज जो है ये इन्वर्टर का कंसिडर कर रहे हैं। तो इन्वर्टर का रेटिंग क्या हुआ, 630 वोल्ट। देखिए, एम्परेज ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो इन्वर्टर होता है उसका जो डीसी वोल्टेज होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन्वर्टर के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इन्वर्शन के लिए 630 वोल्ट ये वोल्टेज हम लोगों को देना होगा। और हम लोगों के पास जो मॉड्यूल है वो है 30 वोल्ट का। तो इस तरह से ये तो इतना क्लियर हो गया कि मुझे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट करके 630 वोल्ट को लाना है। क्योंकि ये डीसी साइड है तो ट्रांसफार्मर तो हम यहाँ पे स्टेप अप के लिए वोल्टेज के यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम सीरीज को कनेक्ट करते करते मॉड्यूल जो है उसे हम लोग इन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो अचीव करें। तो हम लोगों ने यहाँ पे वही किया हुआ है। या कोई भी ग्राउंड माउंटेड मेगावाट लेवल कैपेसिटी का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट होता है उसमें ऐसा ही होता है। जो मॉड्यूल है उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं और स्ट्रिंग को फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है ये मॉड्यूल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहां पे देखिए 21 मॉड्यूल्स ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। क्योंकि सिंपल है, अगर एक मॉड्यूल का 30 वोल्ट इतना वोल्टेज है तो 21 मॉड्यूल्स को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 21 मल्टीप्लाई बाय 30 ये 630 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि सबको पता है, आप सभी लोग अच्छे से अवेयर है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज जो है वो एडेबल होता है और करंट ये सेम होता है। तो हम लोगों ने इसीलिए 21 मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट करके स्ट्रिंग फॉर्म की है। तो इस तरह से देखिए, एक स्ट्रिंग जो कि मॉड्यूल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनी है, 21 मॉड्यूल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनी है, उसमें जो वोल्टेज अभी फॉर्म हुआ है वो है 630 वोल्ट, जितना जरूरी है इन्वर्टर के लिए। और एम्परेज तो वही रहेगा क्योंकि एक मॉड्यूल का अगर 8 एम्पियर है, लेकिन 21 मॉड्यूल्स अगर आप सीरीज में कनेक्ट किया है आपने तो सीरीज कनेक्शन में करंट एम्परेज ये सेम रहता है। तो इसीलिए करंट ये 8 एम्पियर ही होगा। तो इस तरह से देखिए,
जो स्ट्रिंग है उसमें 630 वोल्ट इतना वोल्टेज फॉर्म हुआ है और एम्परेज है 8 एम्पियर। और इस तरह से अगर आप चाहो तो वैटेज जो है, डीसी पावर जो है, वो स्ट्रिंग का कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए, डीसी पावर कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पावर फैक्टर डीसी में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो सिंपली 630 मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग 8 करते हैं तो वैटेज हमको मिलता है 5040 वैट। तो इस तरह से स्ट्रिंग तक हम लोग आ चुके हैं और इन्वर्टर को जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम लोगों ने कैटर फुलफिल कर लिया है स्ट्रिंग लेवल पे ही। तो प्रैक्टिकली आप ये चीज का ध्यान रखें कि इन्वर्टर की जो डिमांड है, इन्वर्टर की जो वोल्टेज से रिलेटेड जो डिमांड है, वो हम लोगों को फुलफिल या कैटर करनी होगी स्ट्रिंग लेवल पे ही। तो इस तरह से हमने स्ट्रिंग लेवल पे इन्वर्टर की जो 630 वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की है और कनेक्शन यूज किए हैं सीरीज। तो कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें स्टार्टिंग में इन्वर्टर की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सीरीज कनेक्शन का ही हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब देखिए आफ्टर स्ट्रिंग हम लोगों को क्या करना होगा। हम लोग अभी वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग लेवल पे 630 वोल्ट आया है और इन्वर्टर को भी वही वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग अभी वोल्टेज को चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोगों को कांस्टेंट रखना होगा। लेकिन वैटेज तो बढ़ाना ही है स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन जो है वो स्ट्रिंग के बाद ये करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन जब हम करेंगे तो आप लोगों को इतना तो पता है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज एक कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है और एम्परेज जो है वो एडेबल रहता है। तो इस तरह से देखिए करंट को बढ़ा के अभी धीरे धीरे हम लोग पावर जो है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है P इक्वल्स टू V इंटू आई है। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर पावर को बढ़ाने का यही एक अच्छा तरीका है कि हम लोग करंट को बढ़ा के स्टेप बाय स्टेप पावर को धीरे धीरे बढ़ाते जाए लेवल वाइज। तो देखिए एक स्ट्रिंग का तो हमने देखा कि 630 वोल्ट वोल्टेज और 8 एम्पियर करंट था। अब हम लोगों ने क्या किया है, 13 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए 13 ये कोई थम रूल नहीं है, लेकिन इन्वर्टर के जो वैटेज है उसके हिसाब से ये हम लोग डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहां के एग्जांपल के हिसाब से मेरे 30 स्ट्रिंग अगर मैं लेता हूं और अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो आप देखिए 8 एम्पियर ये एक स्ट्रिंग का करंट है। अगर मैं 13 स्ट्रिंग लेता हूं तो करंट मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपल 13 टाइम्स हो जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर मैं करता हूं तो 104 एम्पियर इतना डीसी करंट मुझे मिलेगा और वोल्टेज तो सेम ही रहेगा 630 वोल्ट, क्योंकि एक स्ट्रिंग का अगर 630 वोल्ट है तो अगर मैं 13 स्ट्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो भी वोल्टेज तो उतना ही रहेगा, लेकिन एम्परेज बढ़ गया। तो इस तरह से देखिए एसएमजेबी जो 13 स्ट्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है उसका लॉन्ग फॉर्म हम लोग बोलेंगे स्ट्रिंग मॉनिटरिंग जंक्शन बॉक्स। तो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें हम लोगों ने 13 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो स्ट्रिंग मॉनिटरिंग जंक्शन बॉक्स है उसका वोल्टेज हम लोगों को मिल रहा है 630 वोल्ट और एम्परेज है 104। तो इस तरह से देखिए स्ट्रिंग का करंट, एक स्ट्रिंग का करंट 8 एम्पियर था, लेकिन जो एसएमजेबी है जो कि 13 स्ट्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोगों को 104 एम्पियर ये इतना करंट 13 टाइम्स करंट हम लोगों ने बढ़ाया है पैरेलल कनेक्शन का यूज करके। तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा वैटेज में, वैटेज बढ़ गया है। देखिए 65,520 वैट इतना वैटेज हम लोगों को एक एसएमजेबी में अवेलेबल हो चुका है। अब देखिए अगर मुझे और वैटेज बढ़ाना है तो डेफिनेटली हम लोग एसएमजेबी तक आ चुके हैं। तो अभी हम एक एसएमजेबी का हम लोगों ने देखा, तो ऐसे यहां पे अगर मैं 4 एसएमजेबी का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर ले लेता हूं तो देखिए 4 टाइम्स एम्परेज अगेन बढ़ेगा, क्योंकि एक एसएमजेबी का 104 एम्पियर है। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं तो डेफिनेटली 416 एम्पियर इतना करंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा अगर मैं 4 एसएमजेबी को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं और वोल्टेज अगेन 630 वोल्ट ही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रिंग के बाद इन्वर्टर तक वोल्टेज जो है वो मैंने कांस्टेंट रखा है और ये कैसा अचीव हुआ है, पैरेलल कनेक्शन से हुआ है। और करंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ के वैटेज मेरा बढ़ चुका है।
तो अगर आप इन्वर्टर को देखेंगे जो कि एसएमजेबी के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है, तो आप देखिए एक एसएमजेबी का 104 एम्पियर करंट था, लेकिन 4 एसएमजेबी जब मैं पैरेलल कर चुका हूं इन्वर्टर के लिए, तो 416 एम्पियर इतना करंट मेरे पास इन्वर्टर में डीसी साइड में अवेलेबल हो चुका है, और 630 वोल्ट इतना वोल्टेज। तो अगर मैं वैटेज कैलकुलेट करता हूं तो आप देखिए 630 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 416 एम्पियर वोल्टेज इंटू करंट, मुझे वैटेज मिलेगा 262,080 वैट, या फिर 262 किलोवाट आप बोल सकते हो, और राउंड अप अप्रोक्सीमेटली 250 किलोवाट मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि देखिए हम लोग रेटिंग के हिसाब से कट टू कट चल रहे हैं, लेकिन इन्वर्टर जो है ये 250 किलोवाट के है। तो एक इन्वर्टर जो कि 250 किलोवाट का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो 250 किलोवाट ये जो डीसी पावर है, ये कैसा हम लोगों ने मॉड्यूल से लेके तो इन्वर्टर तक अचीव किया है 3 स्टेप में, ये आपने देखा। बिल्कुल सिंपल था। तो देखिए प्रैक्टिकली जो है, आप कोई भी ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को विजिट कीजिए, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है मॉड्यूल से, फिर उसमें हम लोग सीरीज कनेक्शन यूज करके स्ट्रिंग बनाते हैं, और उतना वोल्टेज वो स्ट्रिंग लेवल पे लेके आते हैं जितना इन्वर्टर को चाहिए। यहां पे एग्जांपल में 630 वोल्ट इतना वो है, और उसके बाद फिर पूरे कनेक्शन जो होते हैं आफ्टर स्ट्रिंग अप टू इन्वर्टर, ये पैरेलल ही होते हैं, और वो पैरेलल कनेक्शन यूज करके हम लोग एम्परेज बढ़ाते हैं, और एम्परेज बढ़ा के वैटेज हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने वैटेज जो है वो कहां तक बढ़ाया है, 250 किलोवाट तक अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बढ़ाया है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 250 किलोवाट का है, इसीलिए हम लोगों ने वो 250 किलोवाट को कंसिडर करते हुए स्ट्रिंग के नंबर्स, एसएमजीबी के नंबर्स या मॉड्यूल्स के नंबर्स सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए हुए हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो मॉड्यूल का रेटिंग और इन्वर्टर का जो वोल्टेज रेटिंग होता है, उसको ध्यान में रख के ही हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम एक इन्वर्टर तक आ चुके हैं। तो ये जो इन्वर्टर है जो कि 250 किलोवाट का है, एक इन्वर्टर है। अब देखिए अगर आपने एक इन्वर्टर का एक पूरा का पूरा सेट मॉड्यूल से इन्वर्टर का अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, तो देखिए अब डिपेंड करता है कि आपका जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है या प्लांट है ये कितने मेगावाट का है। तो यहां का जो एग्जांपल है वो मैंने लिया है 2 मेगावाट का, मतलब 2000 किलोवाट का। अब 250 किलोवाट का एक इन्वर्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो 2000 किलोवाट के लिए मुझे टोटल 8 नंबर ऑफ इन्वर्टर्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक इन्वर्टर 250 किलोवाट का है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा, 8 इन्वर्टर्स यूज करूंगा, तभी जाके 2000 किलोवाट या फिर मेगावाट में बोलना है तो 2 मेगावाट मुझे मिलेगा। तो देखिए 8 इन्वर्टर्स 250 किलोवाट फॉर 2 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो सिंपल है, आपका जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप एक इन्वर्टर तक अगर समझ लेते हैं तो आपको उसके बाद सिर्फ इन्वर्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो कितने नंबर इन्वर्टर्स के आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपकी टोटल कैपेसिटी जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट की कितनी है। जैसे यहां पे अगर मैं एग्जांपल के लिए 2 मेगावाट मैंने लिया हुआ है, इसलिए मैं 8 इन्वर्टर्स की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हम 8 इन्वर्टर्स को यहां यूज करेंगे 2 मेगावाट के लिए। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए इसके बाद इन्वर्टर के बाद अब देखिए इन्वर्टर का जो इनपुट डीसी साइड जो है वो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इन्वर्टर का जो आउटपुट रहेगा वो आपको डेफिनेटली पता है कि एसी रहेगा। तो 415 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई हमको इन्वर्टर में मिल सकता है। तो देखिए एग्जांपल के लिए 8 इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो 415 वोल्ट 3 फेज एसी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो 8 इन्वर्टर्स है उसमें अब देखिए जो आगे का जो स्कीम है अप टू ग्रिड, उसमें प्लांट की जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ाने की कोशिश की है, और इसीलिए 8 इन्वर्टर्स को दो बस बार में या दो बे में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देखिए 1 2 3 4 ये एक ग्रुप है, और 5 6 7 8 ये जो चार इन्वर्टर है इसका एक अलग ग्रुप बनाया है। ये जस्ट प्लांट की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है, नथिंग एल्स। अब देखिए ये जो इन्वर्टर के जो दो ग्रुप्स है
उसमें हम लोगों ने आगे जो हम लोगों को बढ़ना है वो बढ़ना है पैनल्स के थ्रू। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो 1 2 3 4 ये जो आपके इन्वर्टर्स है वो एलटी पैनल के थ्रू आगे गए। तो ये एलटी पैनल क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन्वर्टर का जो एसी साइड है उसमें 415 वोल्ट मुझे मिल रहा है और वो लो वोल्टेज लो टेंशन साइड है, इसीलिए वो साइड को वो वोल्टेज को कैरी करने वाला जो पैनल है उसे मैं बोल सकता हूं लो टेंशन पैनल या फिर लो वोल्टेज पैनल। अब देखिए ये पैनल जो होते हैं उसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है स्विचिंग सेक्शन, कंट्रोलिंग सेक्शन या ऑन ऑफ सेक्शन। एक होता है मॉनिटरिंग सेक्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के पूरे पैरामीटर्स को एसी पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। और एक होता है प्रोटेक्शन, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ एक्ट एज अ फायर, तो हम लोगों को प्रोटेक्शन के थ्रू ही आगे बढ़ना है या सप्लाई आगे प्रोवाइड करना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो 1 to 4 ये जो 4 इन्वर्टर है उसके लिए एक अलग एलटी पैनल दिया हुआ है, एलटी पैनल 1। और जो 5 to 8 ये जो 4 इन्वर्टर्स है उसके लिए और एक एलटी पैनल हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए एलटी पैनल के बाद अभी क्या होगा, ये जो 415 वोल्ट सप्लाई है वो मैं एज इट इज इवैक्यूएशन नहीं कर सकता हूं वो लेवल पे, क्योंकि मेरा जो पावर इवैक्यूएशन होता है ये तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हुआ है उस उनको करना है या फिर ट्रांसमिशन। देखिए जो इवैक्यूएशन होता है वो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे होता है नहीं तो ट्रांसमिशन लेवल पे। यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए 2 मेगावाट लिया हुआ है, तो छोटा प्लांट है मेरा, वैसे तो मेगावाट लेवल का ही है, लेकिन 2 मेगावाट का होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ये एग्जांपल मैंने लिया है। तो समझिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उनको अगर पावर इवैक्यूएट कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों को पता है कि 33 केवी लेवल पे पावर ये इवैक्यूएट होता है डिस्ट्रीब्यूशन साइड में। तो इसीलिए मेरे पास जो 415 वोल्ट अवेलेबल है वो एलटी पैनल में अवेलेबल है, लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मर यूज करना होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करना होगा जिसका रेशो रहेगा 415 वोल्ट बाय 33 केवी। और उस ट्रांसफॉर्मर के जरिए मैं 415 वोल्ट को स्टेप अप करूंगा 33 केवी में और फिर एसटी पैनल के थ्रू आगे बढ़ूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है वो तो 415 वोल्ट रहेगा, लेकिन आउटपुट 33 केवी मुझे मिल गया। लेकिन ये जो 33 केवी जो सप्लाई है ये इनकमर के थ्रू फीडर के थ्रू मैं एसटी पैनल को दूंगा। एसटी पैनल जो है उसमें ये दोनों जो मेरे फीडर है वो मैंने क्लब किए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक ही एसटी पैनल में इनकमर 1 और इनकमर 2 जाते हुए मैंने बताया है। इसका मतलब ये है कि ये जो चार चार ग्रुप, ये जो चार इन्वर्टर के जो दो ग्रुप्स है वो एलटी पैनल के थ्रू ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोगों ने एक ही एसटी पैनल में लाए हैं। लेकिन इससे क्या है, प्लांट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई एक ट्रांसफार्मर या फिर कोई एक ग्रुप या कुछ इन्वर्टर्स अगर बंद भी है तो भी मैं दूसरे पैनल्स के थ्रू, दूसरे ट्रांसफार्मर के थ्रू, एक इनकमर के थ्रू, एसटी पैनल के थ्रू ग्रिड को पावर इवैक्यूएट कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक ही एलटी पैनल और एक ही पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर मैं एसटी पैनल को सप्लाई देता और अगर मुझे मेंटेनेंस के लिए या कोई अगर फॉल्ट आता है और अगर वो ट्रांसफार्मर या वो पर्टिकुलर पैनल अगर फॉल्टी या अंडर ब्रेकडाउन रहता है तो पूरा का पूरा 8 इन्वर्टर का सप्लाई जो है वो बंद रह सकता है। इसीलिए प्लांट की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने 8 इन्वर्टर्स को आगे दो पार्ट में, दो सेक्शन में डिवाइड करके हम लोग आगे चल रहे हैं और एसटी पैनल में लास्ट में उसको क्लब किया हुआ है। तो इस तरह ये जो एसटी पैनल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों इनकमर्स हम लोगों ने लिए हैं, तो आप देखिए एसटी पैनल ये भी एलटी पैनल के जैसे ही रहेगा, उसमें भी तीनों सेक्शन रहेंगे। एक रहेगा ऑन ऑफ या स्विचिंग एक्शन, एक रहेगा मॉनिटरिंग के लिए और एक रहेगा प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि सप्लाई लेना भी है और देना भी है तो हम लोग प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग जो होता है और जो स्विचिंग एक्शन होता है उसके थ्रू ही हम लोग ये करते हैं। तो इसीलिए एचटी पैनल यहां पे यूज किया है। बस इसको एचटी इसलिए बोला है क्योंकि ये 33 केवी हैंडल करता है, तो डेफिनेटली ये हाई वोल्टेज या हाई टेंशन सप्लाई है, इसीलिए एचटी पैनल ये नाम दिया है। अब देखिए एचटी पैनल में 33 केवी सप्लाई एक जगह पे हम लोगों ने अचीव किया हुआ है। अब देखिए ये जो 33 केवी वोल्टेज का ये जो सप्लाई है, 3 फेज वोल्टेज, ये सप्लाई जो है वो हमको देना है ग्रिड को। लेकिन आप लोगों को पता है कि मीटरिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कितनी एनर्जी जो है वो दे रहे हैं
पावर इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कितनी एनर्जी जो है वो ग्रिड को दे रहे हैं, ये मेजर करना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एनर्जी मीटर हम लोग यूज करेंगे वो मीटरिंग क्यूबिकल उसमें होगा। मीटरिंग क्यूबिकल जो है वो एक ऐसा सेक्शन है या एक ऐसा रूम है या एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग एनर्जी मीटर जो है, 3 फेज एनर्जी मीटर जो है, जो कि एक टीओडी टाइम ऑफ अ डे मीटर होता है, स्पेशल मीटर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीटर होता है, वो हम लोग यूज करते हैं और मीटरिंग के बाद हम लोग ग्रिड में उसे इवैक्यूएट करते हैं पावर को, चाहे फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हो या ट्रांसमिशन लेवल पे हो। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हम लोगों ने अभी देखा कि मॉड्यूल से इन्वर्टर तक आप लोग कैसे कनेक्शन कर सकते हैं और आफ्टर इन्वर्टर ग्रिड तक हम लोग किस तरह से सप्लाई दे सकते हैं, एलटी पैनल, एसटी पैनल, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू, ये हम लोगों ने देखा। बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए, सोलर पावर प्लांट होने की वजह से जो दिन में जो सोलर एनर्जी अवेलेबल है, हम लोग उसमें से ही जो जनरेशन हो रहा है उसमें से ही हमारे ऑक्सिलरी कंजम्पशन के लिए सप्लाई यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब प्लांट जो है ये जब शाम को 6 साढ़े 6 के बाद जब सोलर एनर्जी नहीं अवेलेबल रहेगी, तो उसके बाद जो है हम लोग ये ग्रिड से ले भी सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दिन में तो हम, डे में तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ग्रिड को, लेकिन नाइट आवर्स में हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर ग्रिड से हम मीटरिंग के थ्रू इंपोर्ट करेंगे और फिर एसटी पैनल के थ्रू वो सप्लाई ट्रांसफार्मर पे आएगा, जो डेफिनेटली 33 केवी होगा, और 33 के बाद वो 415 होगा, रिवर्स एक्शन होगी, और वो 415 वोल्ट सप्लाई ये एलटी पैनल के थ्रू हम लोग टैप कर सकते हैं, क्योंकि 415 वोल्ट एलटी पैनल में अवेलेबल है, तो वहां से टैपिंग हम लोग ले सकते हैं और चाहे तो हमारे ऑक्सिलरी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या एसी हो या ऑक्सिलरी जो भी लगती है, उनको जो सप्लाई लगता है हम वो वहां से ले सकते हैं। तो इसीलिए जो मीटर होता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मीटर होता है, स्पेशलाइज्ड मीटर होता है। बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बड़े मेगावाट लेवल के जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नोट्स अगर चाहिए हो सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उसके कंपोनेंट से रिलेटेड, तो जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल की हुई है। अगर वीडियो, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।